नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की तरफ से आप सभी प्रबुद्ध जनों का इस मंच पर स्वागत करता हूं। एक बालक जिसने 3 वर्ष की बाल्यावस्था में ही अपनी मां को खो दिया, परंतु मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना बहुत प्रबल थी। विधाता ने उस बालक के लिए देश सेवा का मार्ग सुनिश्चित कर रखा था। बड़े होकर सैन्य सेवा में भर्ती होकर भारतीय सेना में शूरवीरता का इतिहास रचा। देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहकर अत्यंत सराहनीय कार्य किए। सैन्य सेवा के अधिकतर समय वे कश्मीर में तैनात रहे, जिनके कार्यकाल के दौरान ही भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। अपनी शूरवीरता के कारण वे अनेकों सैन्य पदकों से सुशोभित किए गए। अब तक आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, जिन्हें अधिकतर लोग टाइनी ढिल्लों के नाम से जानते हैं, जिन पर हर भारतवासी को गर्व है। कवितावली परिवार के लिए यह केवल हर्ष का विषय ही नहीं, अपितु गर्व का भी पल है कि वे आज कवितावली स्वतंत्रता विशेषांक के अनावरण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कवितावली परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लों जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू मैम, एंड पूरे कवितावली परिवार को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू। Sir, this is the back. You just pull the string. जी, बहुत खुशी की बात है ये कि आज हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों इस कवितावली पत्रिका का विमोचन अनावरण जो इस स्वतंत्रता विशेषांक का है वो कर रहे हैं। और ये पत्रिका जैसे वो देख रहे हैं हर पन्ना उनका, वो देखने के अंदाज से ही मुझे लग रहा है कि उन्हें बहुत पसंद आई होगी। बहुत पत्रिका बहुत अच्छी कवितावली की पत्रिका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली नजर में जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट लुक टेल द 100 स्टोरीज, पहली नजर में ही बहुत दिल को भाने वाली पत्रिका है और इसको बाद में आराम से बैठकर पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम कवितावाली के तमाम परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लों जी। और एक मैं इसके साथ ही मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है हमारी कवितावली मैगजीन की, वो आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा।
लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लों जी, मैं थोड़ा सा कवितावली के बारे में दो शब्द रखना चाहूँगा कि हमारी जो कवितावली मैगजीन है, ये वैश्विक स्तर पर हम हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए एक हमारा प्रयास है। और इसमें जो हमारे साहित्यकार और कवि जुड़े हुए हैं, वो देश नहीं विदेश से, अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया, और इंग्लैंड से भी, और भारत से तो हैं ही। भारत के विभिन्न प्रदेशों से भी लोग इसमें साहित्यकार जुड़े हैं, जिनकी रचनाएं इसमें प्रकाशित की जाती हैं। तो जी, आपसे मैं मुखातिब होकर एक बार, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ अपने एक हमारे कवि हैं दुर्गेश प्रयागी जी प्रयागराज से, हम उनकी एक रचना का पाठ यहाँ सुनेंगे। नमस्कार एंड इस प्रोग्राम में मेरे को सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम दर्शक जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जो आज हमें लाइव देख रहे हैं और कवितावली को पढ़ते हैं, उनके रीडर हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। सर, आपके बहुत आभारी हैं कि आप आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा इसके बाद आमंत्रित करना दुर्गेश प्रयागी जी को। दुर्गेश प्रयागी जी, आप अपने कविता पाठ इस मंच पर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करता हूँ। आज कवितावली स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और साथ ही आज के चीफ गेस्ट आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिल्लो जी को सादर प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। अपनी बात रखने से पहले एक बात कहूंगा। हम सब भारतीय सनातनी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, और पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए एक कवि होने के नाते हमारी क्या चाहते हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, मैं वो आपके साथ इस कविता के माध्यम से रखना चाहता हूँ। पुनर्जन्म जब होता है, फिर मुझको देश महान मिले। पुनर्जन्म जब होता है, फिर मुझको देश महान मिले। उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले। उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले। जिस धरती पर दुर्गा काली और त्रिदेव भगवान चले, बलराम कृष्ण महावीर बुद्ध घुटनों के बल श्री राम चले। और जो धरती देवों को प्यारी, उसमें ही स्थान मिले। उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले। और वसुंधरा जिसके कण कण में वीरों की फेहरिस्त बड़ी, नारी शक्ति दुर्गावती पद्मिनी झांसी वाली योध लड़ी। गुरु तेग बहादुर बंदा सिंह राणा प्रताप बलवान मिले। उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले। मात पिता गुरु सुर भी पूजित, पेड़ में ईश्वर बसते हों। और कभी दिवाली की जगमग होली में रंग बरसते हों। जहां नदियां पूजी जाती हों, गंगा का पावन धाम मिले। उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले। जीरो से हीरो तक की पहचान जगत को जिसने दी। दुनिया को जीरो भी हमने दिया, और इस दुनिया को हीरो की पहचान हमने दी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का हीरा आए हुए कुछ अंग्रेज नहीं ले जाते। तब ये बात रखता हूं। जीरो से हीरो तक की पहचान जगत को जिसने दी,
हीरो से जीरो तक की पहचान जगत को जिसने दी, और जीवों की उत्पत्ति से उत्थान की कथा जिसने की। आयुर्वेद योगासन वाला आर्यावर्त महान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। रजत मुकुट सा खड़ा हिमालय सागर चरण को धोता हो, और जहां वीर के शौर्य की गाथा ये संसार संजोता हो, उसी तिरंगे के आगे झुकने का फिर सम्मान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आपने अपनी जो रचना रखी है दुर्गेश प्रयागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से मैं कविता वाली परिवार की ओर से करना चाहूँगा, और इसके बाद मैं चलना चाहूँगा फिर एक बार अपने मुख्य अतिथि जी के पास। तो लेफ्टिनेंट जनरल KGS टाइनी ढिल्लों जी, आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। उस प्रश्न के द्वारा आपकी मन की बातें हैं, दरअसल ये प्रश्न नहीं है, आपके मन की कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं हमारे कविता वाली परिवार के लोग और जो हमारे साथ जुड़े हैं और लोग दर्शक के रूप में वो सब आपकी बातों से अवगत हों। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा, वो ये प्रश्न है कि आपने एक पुस्तक लिखी है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए। तो ये पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में? धन्यवाद जी। ये जो पुस्तक मैंने लिखी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ये मैंने अपनी रिटायरमेंट के, मैं 31 जनवरी 2022 को रिटायर हुआ था, उसके करीब 1-1.5 महीना बाद में ये पुस्तक लिखनी शुरू की थी और करीब 2.5-3 महीने में ये खत्म कर दी थी। और ये पुस्तक लिखने का विचार, क्योंकि 40 साल की फौज की नौकरी, बहुत से बच्चे ऐसे मिले, लड़के और लड़कियां, जो या तो फौज में जाना चाहते थे या फौजी के साथ शादी करना चाहते थे। तो दूर से देखने के लिए जैसे हर चीज सुहावनी लगती है, ऐसे फौज भी, अगर आप किसी फौजी को देखोगे, एकदम फिट बॉडी होगी, क्लीन शेवन, नाइस हेयर कट, चमकते हुए सितारे, बिल्कुल फिट फॉर। तो वो जो एक फौज का एक जो आपको रुख दिखता है, या एक आपको चेहरा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा फौज के अंदर, फौज के परिवार में, फौज की छावनी में प्यार मोहब्बत है। तो मैं ये चीज बताना चाहता था कि आपके कुछ एक चीजें जो सिविल लाइफ में आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, शायद वो हदबंदियां में आ जाएगी, और जो चीज सिविल लाइफ में जिसकी आप इच्छा करते हो, वो शायद आपके लिए एक फॉर्मल राइट मिल जाएगा आपको, कि वो आपका हक है। तो मैंने किताब शुरू की थी बच्चों को बताने के लिए कि फौज की जिंदगी कैसी है। एक बच्चा जो साधारण परिवार से आता है, एक साधारण स्कूल में पढ़ता है, जिसका इंग्लिश मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, हिंदी बोलता है या पंजाबी बोलता है, और इतना जिसको कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि अपने लिए कोई चीज खरीद कर किसी फौज में या किसी तरह भर्ती हो जाए, उस बच्चे को भी इस फौज ने काबिल समझा और लिया। उसका वो बच्चा कैसे छोटी उम्र से शुरू में नौकरी करता है, मैरिज से पहले, फिर मैरिज होती है, वाइफ आती है, फिर बच्चे होते हैं, तो क्या जिंदगी का माहौल होता है। वो जो लड़की एक फौजी से शादी करके आई है, वो भी सिविल परिवार से आई है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें नहीं थी। तो ये सब कुछ मैंने अपनी किताब में लिखा। और फिर जब मैंने ये किताब अपने एक पुराने कमांडिंग ऑफिसर साहब को दी कि सर एक बार इसको थोड़ा देखिए, पढ़िए इसको कि कैसी, हाउ इज द फ्लो। तो उन्होंने पढ़ा, मेरे को 3 दिन बाद में फोन करते, कहते टाइनी, तेरी कहानी कश्मीर के बगैर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कश्मीर में बीता। जब, जैसे आपने बोला, पुलवामा, बालाकोट, आर्टिकल 370, ये समय में वहां था जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया 19 जनवरी 1990, तब भी मैं कश्मीर में था। कश्मीर में मेरे 7-8 टेन्योर है। तो फिर मैंने इसका सेकंड पार्ट जो है वो कश्मीर का लिखा, जो 370 के हटने तक चला। तो इस तरह से ये किताब 2.5-3 महीने में लिखी पूरी हुई। और खास बात इस किताब की ये थी कि ये किताब
प्री ऑर्डर स्टेज पे, लॉन्च होने से पहले ही 12,000 कॉपी बिक गई थी। और ये किताब ऑन डे 1 नेल्सन्स के चार्ट पे नंबर 1 की ओपनिंग मिली इस किताब को, और आज भी नेशनल बेस्ट सेलर चल रही है। रीडर्स का बहुत प्यार मिला है, बहुत से बच्चे ईमेल करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं, मॉल में मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि देश प्रेम की भावना हमारे यंग जनरेशन में है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे सब साथी बहुत काम करना बाकी है, और वो बहुत काम करने के लिए बहुत सा करेज, कन्विक्शन, कमिटमेंट की जरूरत है हमारी पीढ़ी को। हम ड्राइंग रूम में बैठ के बोल देते हैं कि अगली पीढ़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम मिरर के सामने बोलें कि भाई आपने क्या किया अगली पीढ़ी के लिए, तो ये एक संदेश इस किताब से जाता है कि वी कैन बी अ गुड टीचर एट होम। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और मुझे पर्सनली मैं कहूँ कि बहुत उम्मीद है इस पुस्तक को जो लोग पढ़ेंगे वो लोग प्रेरित होंगे। आपकी जो अनुभव हैं, जो जिंदगी के आपने इसमें लिखे हैं। एक बात इसमें आपने कई बार जिक्र किया है सूबेदार मेजर नंदराम जी का, वो क्या कहानी है? सुबेदार मेजर नंदराम साहब, जब मैं 1983 में 1983 में जब मैं कमीशन होकर 4 राजरीफ में या 4th बटालियन राजपुताना राइफल्स में कमीशन होकर गया, सिक्किम में थी पलटन, 16-17 हजार फुट की हाइट थी, 20-30 फुट बर्फ गिरती थी। मैंने जनवरी के महीने में ज्वाइन किया था। तो जब पहले दिन की पीटी थी, जब सुबह उठ के फिजिकल ट्रेनिंग की जो क्लास थी पलटन में, तो जब मैं उस पीटी के लिए गया तो जो मेरे को याद था एनडीए और आईएमए में कि कैडेट्स और जेंटलमैन कैडेट्स पीटी में जाके 3-3 की लाइन में खड़े हो जाते हैं। जो पीटी के उस्ताद हैं, हवलदार या सूबेदार साहब, वो पीटी का रिपोर्ट लेते हैं कि कोई एब्सेंट तो नहीं है, और फिर वो पीटी को मार्च कर देते हैं, पीटी शुरू करवा देते हैं। और जो भी कोई इंस्ट्रक्टर, कैप्टन या मेजर या लेफ्टिनेंट पीटी की क्लास को सुपरवाइज करने आता है, वो आकर के पीछे खड़े हो जाते थे, क्योंकि कंट्रोल पूरा पीटी उस्ताद के पास है। तो मैं क्योंकि अभी नया नया अफसर बनकर गया था, ज्यादा मालूम नहीं था फौज के बारे में, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं भी अफसर बन गया हूं, तो पीटी की फॉलन हो रखी थी सिक्किम में। सुबह 5 बजे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिर रही थी, मैं जाकर, अंधेरा था, मैं जाकर पीटी फॉलन के जवानों के पीछे खड़ा हो गया, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में देखा था। सूबेदार मेजर नंदराम साहब ने रिपोर्ट लिया, एडजुटेंट साहब को रिपोर्ट दिया, पीटी को मार्च किया, और फिर सूबेदार मेजर नंदराम साहब, सूबेदार मेजर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, जो जवान से भर्ती होकर हाईएस्ट रैंक अचीव करते हैं आर्मी में, सूबेदार मेजर साहब बनते हैं। करीब करीब 32 साल की नौकरी होती है उनकी, जवान से लेकर के इस रैंक पहुंचने तक। बहुत तजुर्बा होता है, बहुत नॉलेज होती है, बहुत बैकग्राउंड होती है, और बहुत अपने आप में एक सशक्त शख्सियत होती है सूबेदार मेजर साहब की। जहां सूबेदार मेजर साहब खड़ा हो जाता है, धरती हिलती है वहां पर। ऐसी एक शख्सियत होती है सूबेदार मेजर साहब। तो सूबेदार मेजर नंदराम साहब मेरे पास आए, मैं जवानों के पीछे खड़ा था, जवान को पीटी के लिए दौड़ के चले गए। मेरे को आके बोलते, साहब राम राम साहब, अफसर हमेशा आगे। ये 3 लफ्ज, अफसर हमेशा आगे, सूबेदार मेजर नंदराम ने सिक्किम में जनवरी 1984 में मेरे को बताया। और ये 3 शब्द मेरे को लगा कि शायद अफसर हमेशा आगे से लीड करता है, तो उससे देख के जवानों का मोराल बढ़ता है अपने कमांडर को आगे देख करके। और मैंने ये शब्द हमेशा अपने साथ रखे और हमेशा लीड किया। कई बार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, एनकाउंटर में जख्मी भी हुए, लेकिन ये जो एक नसीहत थी, एक बहुत ओल्ड सोल्जर्स एज वी से इन द आर्मी, एक पुराने जो सिपाही की नसीहत थी, वो बहुत काम आई। और जैसे जैसे मैं फौज में ऊपर के रैंक में गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ऑफिसर हमेशा आगे का एक टैक्टिकल मीनिंग भी है, एक स्ट्रेटेजिक मीनिंग भी है, क्योंकि ऑफिसर के पास हमेशा सबसे ज्यादा खबर होती है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले, ऑपरेशन के दौरान जो अपडेट आती है इंटेलिजेंस की, अगर ऑफिसर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं होगा तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और अगर वो किसी को इंफॉर्मेशन आगे पास करेगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, तो जो इंटेलिजेंस है उसमें कुछ थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा। इसलिए ऑफिसर हमेशा आगे मेरी फौजी जो लाइफ थी उसका पहला सबक था, जो आज तक भी मैं लेके चलता हूँ। यू मस्ट स्टैंड अप फॉर व्हाट यू आर कमांडिंग। जो आपकी कमांड के नीचे है उसके लिए आपको खड़े होना है, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन।
you have to stand up for what you think is right and you have to stand up for your nation. तो ये अफसर हमेशा आगे सुविधा मेजर नंदराम साहब का पहले दिन का पहला सबक पूरी जिंदगी याद रहेगा। सूबेदार मेजर नंदराम जी कैसे एक प्रेरक बनकर आपकी जिंदगी में आए सैन्य जीवन में, ये आपने अपनी बात रखी। बहुत उत्साहवर्धक वो बातें जो उन्होंने कही, वो 3 शब्दों की बात की आपने, और वो आपको एक मन में आपके अपने धारणा बना ली उसकी, और उसको लेकर जिंदगी में अपने जीवन में उसको आपने उतारा और उसको लेकर चले हैं और आज तक चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी सीख है। हम हर पल कुछ ना कुछ जिंदगी से सीखते हैं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल तेजस टाइनेलो जी आपसे, कि आपकी एक उंगली टेढ़ी है, वो क्या है? If you can see this, जी ये इससे पहले कि मैं अपनी ये टेढ़ी उंगली का बयान करूं, मैं बताना चाहता हूं कि फौज में जो मैंने किताब के पहले हिस्से में लिखा कि एक परिवार में आते हो आप, उस परिवार से जुड़ जाते हो, वो परिवार आपके पीढ़ी दर पीढ़ी साथ चलता है। सुबेदार मेजर नंदराम साहब के साथ मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गए। उनकी पोती आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एनडीए की तैयारी कर रही है, उसके भी साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, बातचीत होती रहती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि फौज ये नहीं है कि आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में। When you join the army or when you marry an army man, you don't marry an individual, you marry an institution. आप एक पूरे का पूरा जो एक परिवार है, उसमें जैसे बहू शादी करके आती है, उसी तरह से फौज में भी जब आप आते हो तो वही नाना, चाचा, ताया, मामा, भाई, भतीजे सब है वहां पे, सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। तो कमिंग टू ये फिंगर जो है, मैं एनडीए की 2nd टर्म में, फुटबॉल का मैच चल रहा था तो बारिश हो रही थी, मैं गोलकीपर था, तो ओपोजिंग टीम ने गोल करने की कोशिश की, मैंने डाइव मारा, स्किट किया, जाके पोल में टकरा गई। पोल में टकरा गई तो ये दोनों यहाँ से बोन्स बाहर आ गई, नाखून पिचक के पीछे यहाँ पे चला गया और पूरा खून का फुवारा, कीचड़ तो था ही, सफेद रंग की हड्डियां। तो मैंने देखा, मैं जो मेरे आगे फुल बैक की पोजीशन में खेल रहे थे कैडेट, मैं उनके पास गया, मेरे से सीनियर थे, मैंने कहा सर ये कुछ हो गया है, और वो इतना खून इतना कुछ देख करके वो बेहोश हो गए, और एकदम से एम्बुलेंस आई, उनको उठा कर ले गई। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं फिर कैप्टन अनिल साहब हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उनके पास गया, उन्होंने मुझे अपने मोटरसाइकिल पे ले जा करके हॉस्पिटल लेकर गए। तो हुआ क्या कि ये उंगली जो ड्यूटी सर्जन था रात को, उन्होंने इसको स्टिच कर दिया। सुबह जब वार्ड में थे मिलिट्री हॉस्पिटल के, तो सीनियर सर्जन आए, उन्होंने बोला कि ये ठीक से जुड़ी नहीं है, तो वापस ओटी में ले गए, उन्होंने खोल के दोबारा से उसको जोड़ दिया। दोपहर के बाद जिस सर्जन ने रात को ऑपरेशन किया था वो राउंड पर आए, उन्होंने बोला, उनकी पता नहीं आपस में क्या प्रॉब्लम थी दोनों की, वो बोले नहीं ये गलत कर दिया सीनियर सर्जन ने, चलो दोबारा से इसको खोलो, दोबारा से इसकी स्टिचिंग होगी। तो मैं तो बहुत जूनियर था, कैडेट था, 17 साल 18 साल की उम्र थी। इतने में एक हवलदार साहब के, नायक साहब थे वहां पे, सिख थे और नर्सिंग असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर ये आपस में इनकी प्रॉब्लम है और आपकी उंगली को खोलते जोड़ते रहेंगे, आप भाग जाओ जा सकते। तो मैं बिना परमिशन के मिलिट्री हॉस्पिटल से भाग के वापस एनडीए में आ गया, और उसके बाद में ये पता नहीं कौन सही था कौन गलत था, लेकिन ये उंगली टेढ़ी की टेढ़ी रही। लेकिन ये उंगली किताब के जो फ्रंट पेज है, कवर है, उसके ऊपर भी इसकी फोटो है। तो अभी इस उंगली का जिक्र अलग अलग तरीके से होता है। एक लोग कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, तो वो भी है। तो बहुत सा काम किया है कश्मीर में, जिससे कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी करना पड़ता है, लेकिन देश के लिए सब किया। ये इस उंगली की कहानी थी। ये बहुत दुखद घटना है। वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल तेजस टाइनेलो जी, आपके जीवन का एक अनुभव भी है, और दूसरा शूरवीर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उन्हें उनके दुख को, दर्द को देखकर और लोग बेहोश भले ही हो जाएं, लेकिन वो पूरे होशो हवास में रहते हैं और पूरी अपनी वीरता का जो है वो परिचय वो हमेशा समय समय पर देते रहते हैं। एक सैन्य जीवन से आपके जुड़ी हुई कोई घटना, मतलब जब आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, वो कोई ऐसी घटना हम जिक्र आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। सैन्य जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं
जिसमें आपको लगता है, क्योंकि आपका जो मुकाबला है एक ट्रेंड एनिमी के साथ है, एक ट्रेंड आर्मी के साथ है, जहां एक वेल इक्विप्ड, वेल आर्म्ड, मोटिवेटेड टेररिस्ट के साथ है। तो ऐसे बहुत से हालात होते हैं, हर वक्त हर चीज सही नहीं होती, कि जब चीजें आपकी प्लानिंग के खिलाफ या आपकी सोच के खिलाफ जाती हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहूंगा किसी भी सैन्य कमांडर के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा एक परिवार है, जो मेरा बड़ी है वो मेरा भाई है, और जो मेरे साथ नौकरी करते हैं वो मेरे परिवार के मेंबर हैं। तो किसी भी सैन्य कमांडर के लिए सबसे दुख की या चैलेंजिंग घड़ी, जब मोस्ट, जिसको कहते हैं कि डिस्टर्बिंग टाइम, जिसमें आपको लगता है कि ये वक्त अगर ना ही आए तो अच्छा है, वो है जब आप किसी अपने साथी को, जिसने देश के ऊपर जान निछावर कर दी, उसके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उस पे रीत रख के जब आखिरी बार उसको सैल्यूट करते, वो एक सैन्य कमांडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती वाला क्षण होता है। और वो किसी भी कमांडर के लिए, कोई भी कमांडर चाहता नहीं है कि मैं सेरेमोनियल ड्रेस में जाकर के अपने साथी को आखिरी बार सलाम करूं। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, बहुत भावुक टाइम होता है, बहुत इमोशनल टाइम होता है। लेकिन जो पर्सनली सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम था वो जिस दिन पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ और सीआरपीएफ के 40 जवान देश में उन्होंने अपनी जान निछावर की। उस दिन आर्मी में ये नहीं होता कि मैं बदला लूंगा, बदले की भावना से सैनिक कमांडर काम नहीं करता। आर्मी में अपना रेजोल्यूशन जो है ना, अपना रिजॉल्व जो है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता। कोई भी कमांडर बदले की भावना से काम नहीं करता। कमांडर के सामने जब चैलेंज आता है तो वो कहता है कि मैं अभी इसको और ज्यादा सशक्त होकर के इसका मुकाबला करूंगा। तो पुलवामा के बाद में हमने उसी रेजोल्यूट, जिसको कहते हैं मोटिवेशन ऑफ विल, से काम किया, और 100 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने पुलवामा के आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया था, 100 घंटे के अंदर अंदर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये कमांडर के लिए चैलेंज जो है वो एक रिजॉल्व के तरह बनता है। ये भी एक लाइफ का लेसन है। चैलेंज आते हैं, फेलियर्स आते हैं, हमेशा आएंगे। और बात अगर फेलियर्स की हो रही, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ टीचर ऑफ सक्सेस। टूटना बुरी बात नहीं, टूट कर गिरना भी बुरी बात नहीं, गिर कर जुड़ना हिम्मत है, और जुड़कर उड़ना हिम्मत है। दैट इज व्हाट मैटर्स। बहुत बढ़िया आपने बात की। और कोई भी जो शूरवीर है वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसमें पूरी कामयाबी उसको मिले उसके लिए पूरा प्रयास करता है और फिर कामयाब भी होता है। जैसे कि आपने जिक्र किया पुलवामा अटैक के बाद जो आपने प्लान किया, बॉर्डर पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो निर्णय लिया गया सरकार द्वारा, वो जो एक सक्सेसफुल तरीके से उसको अंजाम दिया, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आपको युवा जो है भारत के, वो देखते हैं एक आप अपने नायक के रूप में, आप एक प्रेरक हैं उनके लिए, प्रेरणा का स्रोत हैं। और आप तो अपने पुस्तक जो है आपकी, कई गाजी आए कई गए, तो ये भी पढ़ेंगे और उससे और ज्यादा प्रेरित होंगे। गांव दूर सुदूर, छोटे कस्बे, छोटे शहरों में रहने वाले युवा जो भारत की सेना में भर्ती होना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो कभी ऑफिसर नहीं बन सकते, ये मन में धारणा आती है उनके, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय सेना में कोई भी इंडियन नेशनल जो भारत का रहने वाला है, भारत का नागरिक है, वो सेना में भर्ती होकर अफसर बन सकता है। ये एक पहली शर्त है। दूसरी बात जो मैंने थोड़ा देर पहले भी बोली, कि ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमीर परिवार से होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए होने चाहिए। भारतीय सेना में बहुत मामूली स्कूलों से पढ़े हुए, बहुत गांव से आने वाले बच्चे, हिंदी भाषा में बात करने वाले बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है। वहां पर एनडीए में फर्स्ट टर्म से ही हिंदी की क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, ताकि सभी बच्चे जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग है, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और ये सब कुछ ट्रेनिंग के दौरान होता है। आपको कोई एथलीट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पहलवान होने की जरूरत नहीं है, वो सब ट्रेनिंग के दौरान हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना जो कि आपको लगे कि मैं, जैसे आप फौजी को देखते हो, जब आप फौजी को देखते हो
वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल था उस टाइम पे, जैसे मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, जब मैं रॉ मटेरियल था, जिस दिन मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा था। मेरे को सिर्फ हिंदी आती थी या पंजाबी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे से। और मैं कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं था, मैं कोई बहुत बड़ा क्रॉस कंट्री रनर नहीं था, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना, एक अच्छा नागरिक बना, एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बना, एक अच्छा साथी बना, एक कॉमरेड बना। तो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। लेकिन फौज ज्वाइन करने से पहले ये बाकी सब चीजें फौज आपको सिखा देगी। जो फौज नहीं कर पाएगी वो सिर्फ दो चीज है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ये दो चीज अगर आप में नहीं है तो नहीं है, ये किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यू कैन नॉट बी हाफ ऑनेस्ट, यू कैन नॉट बी कि मैं आधा ईमानदार हूं। चोरी कख की भी है, चोरी लख की भी है। तो ये जो दो चीजें हैं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये अगर आप में नहीं है तो यू आर अनफिट फॉर द फौज, वी डोंट नीड यू। तो ये बातें एसएसबी में बहुत खुलकर सामने आ जाती। तो इसलिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से फौज की तैयारी कीजिए। फौज इक्वल मौका देती है सबको, यू डोंट हैव टू बी हरप्लेस। तो ये मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा है कि सिर्फ ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, ये तीन लफ्ज लेके चलिए। फौज में भर्ती होगे तो बहुत बढ़िया, नहीं भर्ती होगे तो जिंदगी में ये काम आएंगे। तो दिस इज अ स्मॉल एडवाइस। इसके अलावा यस, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ओबे ट्रैफिक रूल्स, कीप योर सिटी क्लीन। ये भी एक बहुत जरूरी है देश को अच्छा देश बनाने के लिए, एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनने के लिए। क्योंकि आज आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, कल आपके बच्चे आपको देखेंगे। और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक लाइट जंप कर रहे हो, तो उस बच्चे के मन में आपके प्रति, आप अगर उसके फादर या मदर हो, यही विचार आएगा कि ये तो खुद नहीं बोलता करता काम और मेरे को बोल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड सिटीजन फर्स्ट, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। लेफ्टिनेंट जनरल टानी ढिल्लों जी, आपके सैन्य जीवन से जुड़ी हुई हमने कुछ बातें आज जानी हैं इस मंच पर। आपके कुछ अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, बहुत सुनकर गर्व महसूस हुआ। और इसके साथ ही आपने देश के युवाओं को, जो लोग सैन्य सेवा में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। जो नहीं भी जा सकते, जैसे कि आपने कहा कि वो अनुशासित जीवन जीकर एक सिविल लाइफ भी बहुत अच्छी जी सकते हैं, जिससे हमारे देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ये आपने संदेश दिया है। तो आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल टानी ढिल्लों जी। और इसके साथ हम एक कविता पाठ सुनेंगे। मधुरेश नारायण जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। तो मधुरेश नारायण जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आज के आदरणीय अपने मुख्य अतिथि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन। जितनी सारी बातें आप लोगों ने की, शायद उससे मिलता जुलता कुछ मेरी भावनाएं हैं जो इस कविता में पिरोए गए हैं। शहीदों की कुर्बानी है मेरे प्यारे वतन, बेकार ना जाने पाए। नापाक इरादे दुश्मन के है मेरे प्यारे वतन, साकार ना होने पाए। शहीदों की कुर्बानी है मेरे प्यारे वतन, बेकार ना जाने पाए। नापाक इरादे दुश्मन के है मेरे प्यारे वतन, साकार ना होने पाए। चाहा था भाई बना कर रखो, सीने से लगा कर रखो, पड़ोसी धर्म निभा कर देखो, पलकों पर बिठा कर रखो। फौज ले सरहद पर
ऐ मेरे प्यारे वतन, इस पार न वो आने पाए। शहीदों की कुर्बानी, ऐ मेरे प्यारे वतन, बेकार न जाने पाए। इस हरे भरे बाग के तुम ही वो फूल हो, शत्रु को पहचानने में ना कभी कोई भूल हो। बुरी नजर वालों से ऐ मेरे प्यारे वतन, देश को हम बचा पाए। शहीदों की कुर्बानी, ऐ मेरे प्यारे वतन, बेकार ना जाने पाए। तुम ही कर्णधार हो, ऐ मेरे नौनिहालों, ये देश तुम्हारे है हवाले। इस देश को तुम ही संभालो। घर परिवार देश समाज, ऐ मेरे प्यारे वतन, चहुँ ओर खुशहाली आए। शहीदों की कुर्बानी, ऐ मेरे प्यारे वतन, बेकार न जाने पाए। और अंतिम बंद है। त्याग के जाते घर को जो, न घर का सुख जान पाते। चढ़ जाते दुर्गम राहों पर, हम जैसन जीवन है पाते। जाबाजों के परिवारों को, ऐ मेरे प्यारे वतन, ना हम कभी भुला पाए। शहीदों की कुर्बानी, ऐ मेरे प्यारे वतन, बेकार न जाने पाए। नापाक इरादे दुश्मन के, ऐ मेरे प्यारे वतन, साकार ना होने पाए। शहीदों की कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत आपने लिखा है मुदिरेश नारायण जी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मंच पर प्रस्तुति की है इसकी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत इस- धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूंगी जी पुष्पाकर जी। जी हम ढिल्लो साहब के बड़े ऋणी हैं कि उन्होंने इतना टाइम दिया, पर अपनी इंटरव्यू जो मैंने उसमें आई है मैगजीन में, इनकी जी वाइफ का भी हमने जिक्र किया है। चांस की बात है कि नीता ढिल्लो जी हमारे साथ बैठी हैं, तो मैं जी जी कहूंगी बिल्कुल। कि एक बार वो भी फ्रेम में मैं आए, मैं बिकॉज हमने चाहूंगा। उनकी बात की है और वो भी एक तरह से वीर नारी है। मैं तो मैं आइए नीता बहुत जी, पर्सनली बहुत चाहूंगा। मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि आइए ये नीता एक जी। फौजी वाइफ का जो एक नजरिया है, जो एक आउटलुक है, वो भी आप जरूर सुने। नमस्कार, यू आर मोर इम्पोर्टेंट। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कवितावली परिवार के इस मंच पर। आज जो अनावरण किया है हमारे मुख्य अतिथि जी लेफ्टिनेंट जनरल KGS तानी ढिल्लों जी, और आप इनके सहभागिनी और मैं क्या कहूँ, लाइफ की एक प्रेरणा के रूप में इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और आपका तो इतना बड़ा रोल है कि जैसे एक जो सैनिक है वो तो देश सेवा के लिए बॉर्डर पर है, घर से दूर है, घर से परिवार से बाहर है, लेकिन परिवार को संभालना और उसके साथ साथ अपने जो आपका जो सैनिक है, जो वीर बहादुर, जो देश के खातिर बॉर्डर पर खड़ा है, उससे प्रोत्साहित भी करते रहना, ये बहुत बड़ा काम है जो आप करते हैं। और आपके लिए, इसके लिए आपको नमन करता हूं मैं अपनी तरफ से भी और कवितावली परिवार की तरफ से भी। थैंक यू सो मच जी। एंड मैं वीर नारी एक बहुत बड़ा शब्द है। शायद मैं उस शब्द के लिए उस मुकाम पे नहीं पहुंची, और जो हमारी वीर नारी है वो एक बहुत बड़ा त्याग है उनका देश के लिए। और
मैं हमेशा उनका हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ हम बड़े सुरेश जी, मैं एक मिनट जी लूंगा। मैं सिर्फ जी जी आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि किसी भी फौजी का देश की सेवा पे खड़े रहकर सशक्त तरीके से अपनी सेवा का निर्वाह करना या देश की सीमा को सुरक्षित रखना, देशवासियों को सुरक्षित रखना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान होता है उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, माता का, पिता का, भाई बहनों का, जो बच्चों का, जो बिल्कुल अपनी तकलीफ को जाहिर ना करते हुए फौजी को एक पूरी ऐसी सपोर्ट देते हैं कि वो अपनी कार्रवाई ठीक से कर सके। और जस्ट फॉर रिकॉर्ड, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे जब हमारे घर में पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी, ये अकेली थी, मैं इनके साथ नहीं थी। जब बच्चे स्कूल गए, स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया, तब भी मैं घर पर नहीं था। इसके अलावा इन्होंने टेलीविजन के ऊपर 2 बार मेरी मौत की खबर भी सुनी। ये सब चीजों को जजब करते हुए, परिवार को इकट्ठा रख करके, मुझे मेरी ड्यूटी में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए, पूरे परिवार को इंडिविजुअली एंड ऑल बाय हरसेल्फ, पूरे बच्चों को बड़ा करना, संभालना, उनका अच्छे से देख रेख करना, पूरे रिश्तेदारियां निभाना, अकेले एक सिर्फ फौजी की वाइफ कर सकती है। ये मैं तमाम फौजियों की वाइफ के लिए बोलता हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं, army wives are the strongest women on this planet. The way they handle their life, the way they handle their family, the way they support the soldier so that he can do his duty for the nation. I just thought I must do it for record. लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिल्लों जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, और यही बात मैं भी महसूस करता हूँ पर्सनली, कि जो फौजियों की वाइफ्स हैं वो वीरांगनाएं हैं दरअसल में। वो उनसे ज्यादा त्याग कर नहीं सकता जितनी त्याग की भावना उन लोगों में होती है। और दूसरी चीज, एक फौजी जो है अपनी तैनाती के दौरान अपना कार्य, देश के प्रति जो उसकी एक ड्यूटी है उसको निभा सके, उसमें भी प्रेरक के रूप में वो ही वीरांगनाएं हैं जिनका सहयोग उन्हें जीवन भर मिलता है। तभी वो इतने वीर बहादुर जो हमारे सिपाही हैं वो अपना काम जो है बड़े सक्षम तरीके से कर पाते हैं। तो ये भी मेरा मानना भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू और जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। इसके बाद मैं आमंत्रित कराऊंगा हमारे इस कवितावली पत्रिका के संपादक अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक अपना संदेश रखेंगे। हाँ, धन्यवाद। संदेश। धन्यवाद आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी। कवितावली पत्रिका के स्वतंत्रता विशेषांक के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े देश के नायक व भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों जी का कवितावली परिवार की तरफ से विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस समारोह को अपना मूल्यवान समय दिया। इसके साथ ही संपूर्ण संपादकीय मंडल, मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी, संपादक श्री प्रेमवीर जी, संयुक्त संपादक सुश्री संतोष गर्ग जी, सुश्री अलका कांसरा जी तथा डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों का परिणाम कवितावली साहित्य पत्रिका का स्वतंत्रता विशेषांक आज हमारे सम्मुख है, का उन्हें सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। कवितावली के मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी, जिनके उत्साहवर्धक प्रयासों के बिना कवितावली का यह सुसज्जित रूप संभव ही नहीं है, की भीन भीन प्रशंसा करता हूं। विश्व भर के हिंदी साहित्य से जुड़े कवियों एवं साहित्यकारों का कवितावली साहित्य परिवार में योगदान के लिए आभार तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित कवितावली परिवार के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं, जो कवितावली स्वतंत्रता विशेषांक के अनावरण समारोह के साक्षी बने। धन्यवाद। जय हिंद। और इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लों जी का, जिन्होंने इतना अपना मूल्यवान समय
निकाला और इस कवितावली परिवार से आज जुड़े। उन्होंने अपनी कुछ बातें भी हमारे साथ साझा की, अपने सैन्य जीवन के अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका जी, आप भी वहाँ मौजूद हैं, आपने बहुत समय लगाया है इस कवितावली के लिए। इसका मैं आप पर्सनली आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे तमाम संपादकीय मंडल का मैं धन्यवाद करूँगा, और हमारे साथ जो जुड़े हैं कवितावली परिवार के जो सदस्य, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता थैंक यू जी। आपके तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।